इंजेक्शन से तो सभी को डर लगता है और ग्लैंड फार्मा एनएसई पे भी सबको जम के डरा रही है। ग्लैंड फार्मा 1978 में एस्टेब्लिश हुई थी और आज कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है जो जेनरिक इंजेक्टेबल्स मैन्युफैक्चर, रिसर्च और सेल करती है। FY21 में जब रेमडेसिविर की बहुत शॉर्टेज थी तब कंपनी ने 1.68 मिलियन वाइल्स बनाए और उस शॉर्टेज को कम करने के लिए कंपनी मेजरली एक्सपोर्ट से अपना रेवेन्यू जनरेट करती है और इनके मेन मार्केट्स हैं नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। कंपनी ने लास्ट ईयर 47 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जो 28 मॉलिक्यूल्स पे बेस्ड थे। कंपनी का टारगेट है कि इमर्जिंग मार्केट्स जैसे सिंगापुर, इजराइल, सऊदी अरेबिया और कॉमनवेल्थ कंट्रीज में एक्सपांड करें। कंपनी अपने हर रीजन से डबल डिजिट ग्रोथ कर रही है। कंपनी के प्रोडक्ट्स में 11 ऐसे ड्रग्स हैं जिनकी यूएसए में शॉर्टेज होती है और ये इकलौती ऐसी कंपनी है जो ये सभी प्रोडक्ट्स बनाती है और सबसे ज़्यादा शॉर्टेज वाले प्रोडक्ट्स बनाने की कैपेबिलिटी भी रखती है। लेकिन हम इसको डिटेल में आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। FY21 में कंपनी ने 1.2 बिलियन रुपीस स्पेंड किए थे R&D पे, जो रफली 4.5% है इनका ईयरली रेवेन्यू का। FY21 में कंपनी ने 309 ANDA फाइल किए थे जिसमें से 249 अप्रूव हो चुके हैं और 60 का अप्रूवल अभी आना बाकी है। ANDA एक काइंड ऑफ फॉर्म होता है जब भी कोई नया मॉलिक्यूल या फिर ड्रग डिस्कवरी करनी हो उसको फाइल करने के लिए। कंपनी का प्लान है वो अपने प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जैसे लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल्स, स्टीरॉयडल हार्मोनल प्रोडक्ट्स, एंटी न्यू प्लास्टिक्स और नेसल इनहेलेशन प्रोडक्ट्स पे और फोकस करेगी। कंपनी के प्रमोटर्स फोसम फार्मा एक चाइनीज फार्मा कंपनी है और उसके कारण ये चाइना के बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड फार्मा मार्केट में पेनिट्रेट करना चाहते हैं। वेलकम टू फिंटेस्टिक। मैं हूं आश्रय अग्रवाल और आज हम ग्लैंड फार्मा की कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इनका बिजनेस परफॉर्मेंस, इन डेप्थ फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्री एनालिसिस और भी बहुत कुछ। तो सब कुछ जानने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक। चलिए शुरू करते हैं कंपनी की वैल्यू चेन से। कंपनी के पास जीरो लॉन्ग टर्म डेट है और कंपनी के पास 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी हैं। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। 4 फॉर्मुलेशन प्लांट्स हैं और 4 API प्लांट्स हैं। कंपनी के पास 268 मेंबर्स की R&D टीम है जिसमें ये बहुत सारा पैसा स्पेंड करते हैं। कंपनी 3 चीज़ें मेजरली करती है: API मैन्युफैक्चरिंग, फॉर्मुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो API एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि मेन कंपोनेंट होता है किसी भी ड्रग या फिर किसी भी दवाई का, जो सबसे ज़्यादा एक्टिंग कंपोनेंट होता है। बाकी के कंपोनेंट्स फिलिंग होते हैं। जब इनको API को बाकी के कंपोनेंट्स के साथ एक रेशियो में मिक्स कर दिया जाता है उसे हम फॉर्मुलेशन बोलते हैं और उस फॉर्मुलेशन को फाइनल डोसेज बना के जब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तब वो डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। कंपनी का सेल्स B2B और B2C मॉडल पे बेस्ड है। मेजरली B2B पे होता है जिसपे ये अपने खुद ही से ANDA फाइल करते हैं या फिर पार्टनर फाइलिंग करते हैं। वहीं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होती है और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। कंपनी बहुत सारे थेरापेटिक एरियाज में काम करती है जैसे एंटी डायबिटिक, एंटी इन्फेक्टिव, एंटी मलेरियल, एंटी न्यू प्लास्टिक्स, ऑन्कोलॉजी जो कि बेसिकली कैंसर का पार्ट है, ब्लड रिलेटेड, कार्डियक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, हॉर्मोन्स, न्यूरोलॉजिकल और भी बहुत सारे। कंपनी क्योंकि इंजेक्टेबल्स में है इसलिए लिक्विड वायल्स, लाइपोफाइलाइज्ड वायल्स, प्री फिल्ड सिरिंजेस, एम्पोयूल्स, बैग्स और ऑप्थेल्मिक्स की डिलीवरी करती है। चलिए कंपनी का प्रेजेंस और रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो कंपनी के जो टॉप 5 कस्टमर्स हैं वहाँ पे 2019 में 48% कॉन्स्टिट्यूट करते थे, वहीं बढ़कर जो 2020 में 49% हुआ और FY21 में ये 40% हुआ। ये कम हुआ और अच्छी बात है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी टॉप 5 कस्टमर्स पे होना नहीं चाहिए। कंपनी का जो मैक्सिमम शेयर है रेवेन्यू का वो यूएसए से आता है जो कि 61% है। उसके बाद इंडिया से आता है जो कि 16% है, फिर यूरोप से 4% आता है, कनाडा से 2% आता है और ऑस्ट्रेलिया से 1%। यहाँ पे आप देख सकते हैं कनाडा से 3 ईयर्स CAGR ग्रोथ 56% की है, वहीं यूरोप से भी 40% की है, यूएस से 3 ईयर्स CAGR ग्रोथ 23% की है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 87% की, इंडिया से 23% की और ऑस्ट्रेलिया से 13% की ग्रोथ है। ये एक मैसिव ग्रोथ है और कंपनी का बिजनेस बहुत तेजी से हर रीजन में ग्रो कर रहा है। कंपनी 60 प्लस कंट्रीज पे एक्सपोर्ट करती है और 84% रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट और इंटरनेशनल मार्केट से ही आता है। चलिए कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपेंशन पे एक नज़र डालते हैं। तो कंपनी ने FY23 तक 7.7 बिलियन रुपीस का टारगेट सेट किया है कैपेक्स का। वहीं कंपनी के एग्जिस्टिंग में 23 प्रोडक्शन लाइंस हैं 2 स्टेट्स में, जहाँ पे मेजरली 2 सिटीज़ में इनके यूनिट्स हैं, एक हैदराबाद और दूसरा विशाखापट्टनम में। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिनिश्ड फॉर्मुलेशन की टोटल 4 यूनिट्स हैं जहाँ पे 3 हैदराबाद में है, एक विशाखापट्टनम में है।
एपीआई के भी 2 हैदराबाद में है और 2 विशाखापट्टनम में है। कंपनी की कैपेसिटी 767 मिलियन यूनिट्स की है फिनिश्ड फॉर्मुलेशन की। कंपनी का ऑलमोस्ट 50 से 60% रेवेन्यू यूएसए से आता है और वहाँ पे अगर किसी भी ड्रग की शॉर्टेज है और कंपनी अगर वो मैन्युफैक्चर करती है तो एक अलग ही टाइप का मोड पैदा कर देती है। कंपनी 11 ऐसे ड्रग्स मैन्युफैक्चर करती है जिसकी शॉर्टेजेस है यूएसए में और उसके बहुत कम कॉम्पिटिटर्स भी हैं। यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं 11 ड्रग्स की, जो कि सारी के सारे ग्लैंड फार्मा मैन्युफैक्चर करती है और उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है हर ड्रग की। वो सभी जो 11 ड्रग्स हमने डिस्कस किए वो सारे ग्लैंड फार्मा भी बनाती है, औरोबिंदो फार्मा भी बनाती है, सन फार्मा सिर्फ 4 ड्रग्स बनाती है उन 11 में से, डॉक्टर रेड्डी सिर्फ 3, ल्यूपिन भी 3, ग्लैंडमार्क सिर्फ 2, सिप्ला 1 बनाती है, जाइडस कुछ भी नहीं बनाती। तो क्लियरली ग्लैंड और औरोबिंदो फार्मा के पास यहाँ पे एक अपर हैंड है मोस्ट शॉर्टेज ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग करने में। चलिए अब ग्लोबल इंजेक्टेबल्स मार्केट की इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं। और अगर आपको डिटेल में फार्मा इंडस्ट्री की भी एनालिसिस जाननी है तो प्लीज़ मेरा डेवीज लैब और ग्रैन्यूल्स इंडिया का फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। शॉर्ट में 2016 में ग्लोबल फार्मा मार्केट 966 बिलियन डॉलर का था, जो 3.2% के सीएजीआर से ग्रो होकर 2021 में 1132 बिलियन डॉलर का हुआ। इंजेक्टेबल्स सेकेंड लार्जेस्ट फॉर्म है ड्रग डिलीवरी का और ग्लोबल फार्मा मार्केट का 41% कॉन्स्टिट्यूट करता है। 2016 में इंजेक्टेबल्स का मार्केट की वैल्यू 323 बिलियन डॉलर्स थी, जो 7.7% के सीएजीआर से ग्रो होकर 2021 में 467 बिलियन डॉलर हो गई। इसमें नॉर्थ अमेरिका का शेयर 58% है और यूरोप का 21%, वहीं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का 12% और इंडिया का सिर्फ 1%। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे इंडिया की पॉपुलेशन अनऑफिशियली वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हो चुकी होगी। फिर भी इतनी मैसिव पॉपुलेशन होने के बाद भी, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाने के बाद भी इंडिया का शेयर सिर्फ 1% क्यों है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यूएसए, यूरोप और चाइना का शेयर ग्लोबल इंजेक्टेबल्स मार्केट में ज़्यादा होने की सिंपल वजह यह है कि वहाँ की बढ़ती हुई ओल्ड एज पॉपुलेशन जो ज़्यादा मेडिकेशन की डिमांड करती है। जेनरिक इंजेक्टेबल्स का मार्केट भी 2016 से 2021 के बीच में 4.5% के सीएजीआर से ग्रो हुआ और 2021 में 133 बिलियन डॉलर्स पे स्टैंड करता था। तो इतना तो क्लियर है, फार्मा इंडस्ट्री की ग्रोथ सिर्फ इंजेक्टेबल्स की वजह से है। सॉलिड ओरल ड्रग्स का मार्केट की ग्रोथ बहुत इनसिग्निफिकेंट है। इंजेक्टेबल्स के कुछ बड़े बेनिफिट्स भी हैं ओवर सॉलिड ड्रग्स। पहला, इंजेक्टेबल्स का असर लॉन्ग एक्टिंग होता है और कम फ्रीक्वेंसी में दिया जाता है। ये डायरेक्टली ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है तो एफिकेसी और एडियरेंस बहुत हाई होता है। दूसरा, इंजेक्टेबल्स ऑलमोस्ट 100% बायो अवेलेबल होते हैं। इसका मतलब ये डाइजेशन से नहीं गुजरते और पूरा ड्रग बॉडी में एक्ट करता है। चलिए कंपनी का फाइनेंशियल ओवरव्यू देखते हैं। तो रेवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेशंस पिछले एक साल में Q3 के बेसिस पे 24% इंक्रीज हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। 9 मंथ्स का भी अगर एवरेज देखें तो 28% से ग्रो हुए हैं। EBITDA भी ऑलमोस्ट 32% से ग्रो हुआ है Q3 के बेसिस में और 9 मंथ के बेसिस में भी 24% के रेट से ग्रो हुआ है। पीबीटी, पैट और पैट मार्जिन्स भी 34% से ग्रो हुए हैं। वहीं जो मार्जिन परसेंटेज है वो भी 25% पे स्टैंड करता है, जो कि मैसिव है। 9 मंथ्स में भी अगर हम देखें तो FY21 से FY22 तक ये 26% से ग्रो हुआ है। वहीं मार्जिन परसेंटेज भी थोड़े से सेम लेवल पे ही है, लेकिन स्टिल बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। R&D एक्सपेंडिचर भी 87% से ग्रो हुआ है 9 मंथ्स के बेसिस पे और Q3 के बेसिस पे भी 61% से ग्रो हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। नेटवर्थ भी अगर कंपनी की देखें तो ऑलमोस्ट 60,000 मिलियन रुपीज़ से 68,000 मिलियन रुपीज़ पे ग्रो हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कैश एंड कैश बैलेंस और नेट कैश भी अगर देखें तो ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, लेकिन फिर भी इंक्रीज हुए हैं। नेट वर्किंग कैपिटल भी देखें तो क्योंकि कंपनी के पास कैश बहुत है इसलिए वर्किंग कैपिटल भी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि 19,000 मिलियन रुपीज़ पे स्टैंड करता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में और अभी 4,547 मिलियन रुपीज़ पे स्टैंड करता है। कंपनी के बहुत ही एग्रेसिव प्लान्स हैं एक्सपांशन के लिए और नए मार्केट्स को कैप्चर करने के लिए। एसेट टर्नओवर रेशियो भी अगर आप देखें तो ये 0.07 पे स्टैंड करता है और ये कांस्टेंट है पिछले एक साल में। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है और करेंटली 3.2 रेशियो पे स्टैंड करता है। ROCE, ROE और नेटवर्थ भी काफ़ी अच्छे नंबर्स पे स्टैंड करते हैं 34 और 19% के लेवल पे। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में। कैश कन्वर्जन साइकिल अगर आप देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे 180 से 190 डेज़ की कैश कन्वर्जन साइकिल है। ये मोस्टली इन्वेंट्री डेज़ की वजह से हुआ है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपनी मैन्युफैक्चर करके रखती है
और ये एक जनरल प्रैक्टिस है फार्मा इंडस्ट्री में, और एवरेज अगर आप कैश कन्वर्जन साइकिल देखेंगे तो 180 डेज़ के आसपास आती है फार्मा इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से ये ठीक है। चलिए बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं। तो शेयर कैपिटल, क्योंकि कंपनी लिस्ट हुई थी और न्यू शेयर्स का फ्रेश इशू हुआ था, इसलिए यहाँ पे आपको शेयर कैपिटल में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। रिजर्व्स और सरप्लस की बात करें तो पिछले 5 सालों में ऑलमोस्ट दुगने से भी ज़्यादा रिजर्व्स इनके बढ़ गए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। करंट लायबिलिटीज़ फिलहाल सिर्फ 512 करोड़ पे स्टैंड करती है और करंट एसेट्स 5000 करोड़ पे स्टैंड करते हैं। ये 10 टाइम्स का डिफरेंस है और ये बहुत ही अच्छा है। अदर लायबिलिटीज़ भी अगर आप देखें तो सिर्फ 80 करोड़ की है। कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ भी अगर आप देखें तो ये कोई ज़्यादा नहीं है, 219 करोड़ की लेवल पे ही स्टैंड करती है। चलिए क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट पे देखते हैं। तो सेल्स आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जून क्वार्टर में थी, वहीं दिसंबर से मार्च तक ये इंक्रीज़ हुई और जून में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, फिर थोड़ा सा स्लो डाउन आया और अभी ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। टोटल एक्सपेंडिचर भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 क्वार्टर में ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है, कोई भी ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो जून क्वार्टर में सबसे ज़्यादा नेट प्रॉफिट था, वहीं उसके बाद सितंबर क्वार्टर में थोड़ा सा कम हुआ और दिसंबर में फिर थोड़ा कम हुआ। ये इस वजह से हुआ क्योंकि एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट सेम लेवल पे रहा लेकिन सेल्स थोड़ी कम हुई। ये मोस्टली क्योंकि कंपनी अपना पूरा आइटम, पूरे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है तो इनका शिपिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है और इंक्रीज्ड फ्यूल प्राइसेस की वजह से ये एक्सपेंडिचर में इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है। चलिए अब एनुअल इनकम स्टेटमेंट देखते हैं। तो टोटल रेवेन्यूज 3 ईयर्स सीएजीआर पे ऑलमोस्ट 30% से ग्रो हुए हैं। एक्सपेंसेस थोड़े कम हुए हैं ग्रो, जो कि अच्छी बात है, 25.8% के सीएजीआर ग्रोथ से ग्रो हुए हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो ये भी 38.6% के सीएजीआर से ग्रो हुए हैं और नेट प्रॉफिट 46% के सीएजीआर से ग्रो हुए हैं। तो ये कंपनी डेफिनेटली बहुत ही मैसिवली ग्रोइंग कंपनी है और फ्यूचर में भी प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी हाई नज़र आते हैं। चलिए अब कैश फ्लोज पे एक नज़र डालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। FY21 में पीबीटी 13,000 मिलियन रुपीस पे स्टैंड करता था। वहीं अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इनने बहुत सारी इन्वेंट्री बना के रखी जो कि उतनी बिकी नहीं। लगभग 5,000 मिलियन रुपीस की इन्वेंट्रीज इनके पास अभी भी पड़ी हुई है, जो कि ये फ्यूचर में सेल करेंगे। उसकी वजह से जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस है वो काफ़ी कम हो गया और नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सिर्फ 6,000 मिलियन रुपीस पे स्टैंड करता है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में कम है। चलिए अब कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से देखते हैं। तो कंपनी ने लगभग 13,000 साढ़े 13,000 मिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट्स इस साल की, जो कि बहुत अच्छी बात है। वहीं लिस्टिंग की वजह से जो गेन मिला वो ऑलमोस्ट 12,500 मिलियन रुपीस का था। उसके बाद जो नेट कैश इनके पास अकाउंट में बचा वो ऑलमोस्ट 5,000 मिलियन रुपीस पे है, जो कि पिछले साल सिर्फ 1,700 मिलियन रुपीस पे स्टैंड करता था। तो करेंटली कैश वाइज कंपनी बहुत अच्छी पोजीशन पे स्टैंड करती है। चलिए अब इंपॉर्टेंट रेशियोज पे एक नज़र डालते हैं। तो सारे ही मार्जिन रेशियोज बहुत ही अच्छे नंबर पे स्टैंड करते हैं और पिछले 5 सालों के कंपैरिजन में ये इम्प्रूव हुए हैं। पीबीडीआईटी, पीबीआईटी, पीबीटी और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी अगर आप देखें तो ये बहुत ही अच्छे लगभग 30 से 40% के नंबर पे स्टैंड करते हैं। आरओई, आरओसीई भी लगभग 16 और 22 के नंबर पे स्टैंड करते हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स भी 15.34 है और एसेट टर्नओवर रेशियो भी 55.30 है, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। करंट रेशियो, क्योंकि कंपनी के पास बहुत अच्छा कैश है इसलिए 10 पे स्टैंड करता है। क्विक रेशियो भी 7.51 पे स्टैंड करता है। इन्वेंट्री टर्नओवर ऑलमोस्ट 2.72 है, जो कि इस साल काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री बिल्डअप होने की वजह से कम हुआ है। कंपनी कुछ भी डिविडेंड पे नहीं करती है और जितनी भी अर्निंग्स होती है ये वापस अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं। चलिए कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो रेवेन्यूज एक्सपेक्टेड हैं कि 2024 तक लगभग 22 से 25% के सीएजीआर से ग्रो करेंगे। वहीं जो कोर मार्केट्स हैं इनके यूएसए और यूरोप, वहाँ पे सेल्स ऑलमोस्ट 15 से 16% के सीएजीआर से ग्रो करेगी। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ ऑलमोस्ट 40 से 60% की सीएजीआर ग्रोथ होने के एक्सपेक्टेशंस हैं। इंडिया में सेल्स ऑलमोस्ट 23% के एवरेज से ग्रो होने के चांसेस हैं और EBITDA मार्जिन भी ऑलमोस्ट 37% मेंटेन रहने के चांसेस हैं बाय 2024। ईपीएस भी ऑलमोस्ट 27% के रेट से ग्रो होने के चांसेस हैं और एक्सपेक्टेशंस भी हैं। चलिए कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नज़र डालते हैं। तो कंपनी के प्रमोटर्स फॉसम फार्मा 58% शेयर होल्डिंग होल्ड करते हैं और कोई भी शेयर फिलहाल प्लेज्ड नहीं है। पिछले 2 क्वार्टर से प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग डिक्रीज नहीं की है, उससे पहले थोड़ी सी डिक्रीज की थी। एफ की बात करें तो ये 10.72% होल्ड करते हैं, वहीं डी 12.46% होल्ड करते हैं। पब्लिक के पास 18.82% की शेयर होल्डिंग है। कुछ एक एफ और डी इंक्रीज हुए हैं, लेकिन एफ ने अपना स्टेक थोड़ा सा रिड्यूस भी किया है।
चलिए अब देखते हैं कंपनी ने एनएसई पे कैसा परफॉर्म किया। तो ये डेटा 30 अप्रैल का है और यहाँ पे कंपनी ऑलमोस्ट नवंबर एंड में लिस्ट हुई थी एनएसई पे और वहाँ से अभी तक निफ्टी फार्मा ने 13.71% का रिटर्न दिया है, वहीं ग्लैंड फार्मा ने 51.53% का रिटर्न दिया है। कंपनी ने अपना हाई बनाया था ऑलमोस्ट 4200 के लेवल्स पे और अभी 3200 के लेवल पे स्टैंड करती है, जो कि ऑलमोस्ट 30% फॉल है। चलिए अब कंपनी को बाकी के पीयर्स के साथ कंपेयर करते हैं। तो मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी एक मीडियम लेवल की कंपनी है और वहीं सन फार्मा और डीवीस लैब और काफ़ी सारी अदर कंपनीज इससे काफ़ी बड़ी हैं मार्केट कैप के बेसिस पे। पीई लेवल्स पे बोलें तो ग्लैंड फार्मा 44.33 पीई पे स्टैंड करती है, वहीं बाकी की कंपनीज इससे कम है एक्सेप्ट फॉर डीवीस लैब। प्राइस टू बुक वैल्यू ग्लैंड फार्मा का 8.91 पे स्टैंड करता है, वहीं सबसे अच्छा ग्लैन मार्क का है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखें तो ग्लैंड फार्मा का 16.88 है, वहीं सबसे अच्छा औरोबिंदो फार्मा का है। 1 ईयर अगर परफॉर्मेंस देखें तो ग्लैंड फार्मा का 20.78% है, वहीं सबसे अच्छा सन फार्मा का है और सबसे बेकार औरोबिंदो फार्मा का ही है। नेट प्रॉफिट अगर नेट सेल्स से कंपेयर करें तो सबसे बड़ा औरोबिंदो फार्मा है, इवन सन फार्मा से भी बड़ा, क्योंकि इनका ऑलमोस्ट 20% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से देखें तो ग्लैंड फार्मा और डीवीस लैब का सबसे ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 30% के आसपास। डेट टू इक्विटी में ग्लैंड फार्मा के पास कोई भी डेट नहीं है, डीवीस लैब के पास भी कोई भी डेट नहीं है, वहीं बाकी की सारी कंपनीज के पास थोड़ा थोड़ा डेट है। चलिए अब कंक्लूड करते हैं। अगर आपको ये मेरी रिसर्च पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कंपनी एक लीडिंग प्लेयर है इंजेक्टेबल्स मार्केट में और बहुत डोमिनेंस है इनका फॉरेन कंट्रीज़ में, जहां इंजेक्टेबल्स का मार्केट बहुत बड़ा भी है और ग्रोइंग भी है। फार्मा इंडस्ट्री में इंजेक्टेबल्स सेकंड बिगेस्ट कंपोनेंट है और 7.5% के सीएजीआर से ग्रो भी कर रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग हैं और कंपनी आर&डी और एक्सपेंशन में बहुत ही स्पेंडिंग भी कर रही है। फार्मा इंडस्ट्री के साथ जो चैलेंजेस हैं जैसे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, कंप्लायंस और बहुत सारे अप्रूवल प्रोसेस से गुजरना, वो सभी कंपनी को भी फेस करना पड़ता है। कंपनी का ऑलमोस्ट पूरा मार्केट ओवरसीज से है, जिसके लिए कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स को शिप करना पड़ता है। लैक ऑफ शिपिंग कंटेनर्स या वॉर जैसी क्राइसिस, फ्यूल कॉस्ट कंपनी के बॉटम लाइन को काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं। फार्मा इंडस्ट्री में अभी भी मोस्ट रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट किया जाता है, जो एक अलग प्रॉब्लम है जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से। कंपनी के बिजनेस ग्रोथ, वैल्यूएशन और पास्ट को देख के मैं इसे 7/10 रेट करूंगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको क्या लगता है ग्लैंड फार्मा और ओवरऑल फार्मा इंडस्ट्री के बारे में और इसका क्या फ्यूचर है। थैंक यू।